अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यह कविता कवि नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। इस कविता के भावार्थ को समझने से पहले कवि नागार्जुन को समझना आवश्यक हो जाता है। कवि नागार्जुन का स्वभाव घुमक्कड़ रहा है, इसीलिए इन्हें यायावर कवि भी कहा गया है और ये यात्री उपनाम से मैथिली कविताएं भी लिखा करते थे। नागार्जुन भी इनका उपनाम है। इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। कवि नागार्जुन ने अपने जीवन काल में न सिर्फ भौतिक यात्राएं की हुई हैं, बल्कि इन्होंने साहित्यिक यात्राएं भी की हुई हैं। जैसे कभी यह जनता के प्रतिनिधि बनकर सरकार में उच्च पदस्थ लोगों को ललकारते हुए दिखते हैं, फटकारते हुए दिखते हैं, तो कभी ग्रामीण भारत के गहराइयों में उतर के गरीबी और भूखमरी से बेहाल जनता, गरीबी और भूखमरी से संघर्ष करती हुई जनता के, त्रस्त हुई जनता के संघर्षों को उकेरते हुए दिखते हैं। तो यही नागार्जुन कभी प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए भी दिखते हैं। बादल को घिरते देखा है, इस कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। आइए इस प्रकृति के सौंदर्य को कवि नागार्जुन के नजरों से देखते हैं। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अपनी हिमालय यात्रा के दौरान कवि नागार्जुन लिखते हैं कि मैंने अमल धवल गिर के शिखरों पर, अर्थात अमल अर्थात स्वच्छ, धवल अर्थात सफेद, स्वच्छ सफेद पहाड़ों के शिखरों पे मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। न सिर्फ बादल को देखा है, बल्कि उसके छोटे छोटे ओस के समान कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों के पत्तों पर गिरते हुए देखा है। मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ लिखते हैं हिमालय के ऊपर छोटी बड़ी अनेक प्रकार की झीलें हैं, जिनका पानी नीला है। उन नीले पानी में समतल देशों से, अर्थात देश के मैदानी भागों से आया कर पावस की उमस से आकुल, पावस वर्षा ऋतु की गर्मी को कहते हैं। वर्षा ऋतु की गर्मी को जिन्होंने एहसास किया होगा वो समझ रहे होंगे। इसमें एक अकुलाहट वाली गर्मी होती है, बेचैनी वाली गर्मी होती है, उमस भरी गर्मी होती है। उन उमस भरी गर्मी से उब करके, व्याकुल हो करके, और हंसों को मैंने इस झीलों के उस नीले पानी में आकर कमल के विस्तंतु, कमल की जो डंडियां होती हैं उसको फाड़ के वो खाते हैं, इसका खट्टा मीठा स्वाद होता है, उसी को विस्तंतु कह रहे हैं। उस विस्तंतु को खोजते हुए उन हंसों को नीले पानी में तैरते हुए मैंने देखा है, मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अगल बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए और आगे लिखते हैं कि वह जो समय था बसंत ऋतु का समय था, और बसंत ऋतु का कौन समय था, तो सुबह का समय था। सुबह का समय था और हवा हल्की हल्की बह रही थी, बालारुण की मृदु किरणें थी, और अरुण अर्थात सूर्य जो था वो बाल रूप में था। जब सूर्य बाल रूप में होगा तो किरणें तो मृदु होंगी। बालारुण की मृदु किरणें थी, अर्थ है कि सुबह का समय था। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, आसपास जो कुछ भी दिख रहा था ना वो स्वर्णाभ शिखर थे, हिमालय पर्वत के शिखर दिख रहे थे। और कैसे, तो स्वर्ण आभा से युक्त थे। स्वर्ण आभा से युक्त क्यों थे कि सुबह का पीला प्रकाश उनके ऊपर पड़ रहा था। सुबह का
सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ रहा था, जिससे उनमें स्वर्ण आभा उपस्थित हो रही थी। और वहां क्या दृश्य देख रहे हैं कि एक दूसरे से विरहित हो, अगल बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। किनको? चकवा चकाई को देखते हैं, जो एक दूसरे से विरहित होकर के पूरी रात बिताने वाले हैं, जो चिरकाल से ही अभिशापित हैं। चिरकाल अर्थात त्रेता युग से ही अभिशापित हैं, लक्ष्मण जी द्वारा अभिशापित हैं। लक्ष्मण जी ने इन्हें अभिशाप दिया हुआ है कि पूरी रात तुम लोग अलग ही रहोगे। तो ये चिरकाल से अभिशापित हैं कि रात भर ये अलग रहने वाले हैं, अर्थात निशा काल से ही पूरी रात अलग रहने वाले हैं, इनको पूरी रात अलग बितानी होगी। अब इनका क्रंदन बंद हो चुका है और फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, उस शैवालों की हरी दरी पर, जो उस झील के ऊपर हरा शैवाल बिछा हुआ है, हरा शैवाल उगा हुआ है, उसकी हरी दरी पर, वो दरी के समान जो उगा हुआ है, उस पर प्यार भरी नोक झोंक करते हुए इनको मैंने देखा है। मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। कविता की अगली पंक्तियों में नागार्जुन लिखते हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कविता की इन पंक्तियों में नागार्जुन कहते हैं कि हमने और क्या देखा है पहाड़ों में, उसका वर्णन करते हैं। इसका भावार्थ समझने से पहले कुछ शब्दों को समझ लेते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी, अर्थात जो घाटी ऊंची है, कितनी ऊंची? 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर। तो जो सैकड़ों हजारों फुट ऊंची है, बर्फ से ढकी हुई है, वो दुर्गम भी होगी, यानी वहां जाना मुश्किल होगा। अगली पंक्ति में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल। अलख नाभि, अलख अर्थात जो दिख नहीं रही हुई, कि हिरण को उसकी नाभि दिखती नहीं है। अलख का अर्थ ही होता है कि जो अदृश्य हो, जो दिखने वाला न हो। और नाभि अर्थात उसके शरीर का अंग है, पेट का वो मध्य का हिस्सा, जिसे नाभि कहा जाता है। परिमल अर्थात उसकी खुशबू, उन्मादक अर्थात मदमस्त कर देने वाली, मस्त कर देने वाली खुशबू। तरल तरुण अर्थात तरल मतलब चंचल, तरुण अर्थात जुआ। कस्तूरी मृग अर्थात वह मृग जिसके नाभि में कस्तूरी पाई जाती है, उन्हें ही कस्तूरी मृग कहते हैं। सभी मृगों में, सभी हिरणों में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइए भावार्थ समझ लेते हैं। कवि नागार्जुन इस प्रकृति के, हिमालय के सौंदर्य को वर्णित करते हुए बता रहे हैं कि हमने वहां क्या क्या देखा है। तो उन इस पंक्तियों में वो बता रहे हैं कि सैकड़ों हजारों फुट ऊंची बर्फानी घाटी पर जहां जाना काफी मुश्किल होता है, वहां पर मैंने कस्तूरी मृग को अपने ही नाभि से उठ रहे उन्मादक अर्थात मस्त कर देने वाली, मदमस्त कर देने वाली खुशबू से के पीछे दौड़ते हुए और चिढ़ते हुए देखा है। मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। अगली पंक्तियों में नागार्जुन लिखते हैं कि कहाँ गया धनपत कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया मैं बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कब कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन लिखते हैं कि मैंने हिमालय पे ये सब कुछ तो देखा है, प्रकृति के तमाम सौंदर्य का वर्णन किए हुए हैं। कह रहे मैंने सब कुछ तो देखा है, बट यहाँ मैंने कहीं कोई अलकापुरी नहीं देखा है, यहाँ कोई कुबेर नहीं दिख रहे हैं, और न ही यहाँ कालिदास के उस आकाश में बहने वाली गंगा का कोई दृश्य दिख रहा है। मैंने बहुत ढूंढा किंतु यहाँ कोई मेघदूत भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि मेघदूत रहे हों, वो मेघ रहे हों, किंतु यहीं बरस गए हों और समाप्त हो चुके हों। फिर समझाते हुए कह रहे हैं कि जाने दो वह कभी कल्पित था। कह रहे हैं कि छोड़ो, हो सकता है कि कालिदास की वो कल्पना हो, सच्चाई नहीं हो, लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जो यथार्थ में देखा है, वो यह देखा है कि नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। कह रहे हैं कि हमने जो सच में देखा है वो ये है कि नभचुंबी अर्थात गगनचुंबी, आकाश को चूम लेने वाले कैलाश के शीर्ष पर महामेघ भयंकर बादलों को भयंकर हवाओं से, तूफानी हवाओं से गरज गरज करके भिड़ते हुए, लड़ते हुए देखा है। मैंने बादल को घिरते हुए देखा है, मैंने बादल को घिरते हुए। सत सत निर्झर निर्झरणिकल
मुखरित देवदारु कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए सतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षाशो पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कविता की इन आखिरी पंक्तियों में कवि नागार्जुन पहाड़ों में निवास करने वाले किन्नर और किन्नरियों के विलासतापूर्ण जीवन का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आइए पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सत सत अर्थात सत तथा 100 सैकड़े, निर्झर निर्झरणियों नदी और झरने, कल मुखरित मतलब उनकी कलकल की आवाज, मुखरित उससे गुंजयमान गुंजित, देवदारु कानन, देवदारु नाम का एक पेड़ होता है और कानन अर्थात जंगल अर्थात देवदारु के जंगलों में, शोणित का अर्थ है लाल और धवल का अर्थ है सफेद, कुंतल अर्थात बाल, जूड़ा समझ लीजिए या बाल, इंद्रनील की माला डाले, इंद्रनील ये पत्थर है, नीलम पत्थर, शंख सरीखे सुगढ़ गलों में, शंख के समान सुघड़ अर्थात सुंदर, कानों में कुवलय लटकाए, कुवलय अर्थात नीले कमल, सतदल लाल कमल वेणी में, सतदल सत अर्थात सैकड़ों, दल अर्थात उसके जो पंखुड़ियां हैं, रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षाशो, पान पात्र यानी पीने का पात्र, रजत अर्थात चांदी, रचित मतलब रचित मणि अर्थात मणियों से रचा हुआ, खचित कलामय अर्थात कलाकृतियों खींची हुई उस पे, द्राक्षाशो अर्थात अंगूर से बना हुआ एक प्रकार की मदिरा, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लोहित अर्थात लाल है, चंदन जो आप समझ रहे हैं माथे पर लगाया जाता है वो वाला, त्रिपदी अर्थात 3 पैरों वाली एक मेज है छोटी सी, नरम निदाग, नरम अर्थात मुलायम, निदाग जिसमें कोई दाग नहीं हो, दाग रहित हो अर्थात साफ सुथरी, बाल कस्तूरी अर्थात बच्चा कस्तूरी मृग, जुआ कस्तूरी मृग। आइए अब इसका भावार्थ समझते हैं। कवि नागार्जुन किन्नर किन्नरियों के मनोरम दृश्य को, उनके विलासतापूर्ण जीवन को इस प्रकार दर्शा रहे हैं कि सैकड़ों नदियों और झरनों के कलकल की आवाज से मुखरित देवदार के जंगलों में, लाल और सफेद भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों को अपने जूड़े में सजाए हुए, इंद्रनील की माला डाले हुए, अपने सुंदर गले में इंद्रनील की माला डाले हुए, कानों में नीला कमल लटकाए हुए और सैकड़ों पंखुड़ियों वाले लाल कमल अपनी चोटी में लटकाए हुए, चांदी के बने हुए पात्र जिसमें मड़ियां रची हुई हैं और सुंदर कलाकृतियां बनाई हुई हैं, ऐसे पात्र में अंगूर से बनी हुई मदिरा को सामने रख के, और कैसे पत्र पे सामने रखे हैं तो लाल चंदन की बनी हुई त्रिपति पे 3 पैरों वाली मेज पे रख करके, और साफ सुंदर और नरम और मुलायम कस्तूरी मृग के मृगछाले वाले आसन पे पालथी मार के बैठकर और नशीली आंखों से मदमस्त होकर किन्नर किन्नरियों को उनके नरम और मुलायम हाथों को बंसियों पे फिरते देखा है, अर्थात उनको मदमस्त होकर बंसी बजाते हुए देखा है। मैंने बादल को घिरते देखा है, मैंने बादल को घिरते देखा है। इस कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार की अन्य कविताओं को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।